whereas beta is only giving us the unsystematic risk. Okay, so beta मतलब जो asset मार्केट के साथ जितना वोलेटाइल होता है वो आपको बताता है. तो बीटा और एक्सपेक्टेड रिटर्न्स के बीच का जो रिलेशनशिप है वो सिक्योरिटी मार्केट लाइन से एक्सप्रेस किया जाता है. तो ये समझ लो पहले तो. फिर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न्स फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी असेट के ऑन द बेसिस ऑफ दिस CAPM मॉडल. सो फॉर द गिवन लेवल ऑफ रिस्क, फॉर द रिस्क दैट वी आर टॉलरेटिंग, amount of risk that we are tolerating with respect to an investment, what is the minimum returns that we should generate, or what is the minimum return expected from this particular asset, वो हमें CAPM से पता चलता है. और उसका फॉर्मूला अगर मुझे वर्ड्स में उसको बताना है तो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स विल बी इक्वल टू रिस्क फ्री रेट प्लस रिस्क प्रीमियम. ओके, तो दोनों को मिलाओगे तो आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न्स मिलते हैं. तो यहाँ पे अगेन डिटेल में यहाँ पे बीटा ऑफ एन एसेट या बीटा ऑफ पोर्टफोलियो के ऊपर डिस्कशन हो रहा है. तो वो कैसे कंप्यूट होता है या उसका इंटरप्रिटेशन पार्ट क्या है. बीटा अगर वन से ज्यादा है तो व्हाट डज इट सिग्निफाई कि एसेट इज मोर वोलेटाइल देन द मार्केट. ओके, एंड दिस माइट बी हेल्पफुल इन द अपस्विंग. तो जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो उससे भी ज्यादा एप्रिसिएशन हमें पर्टिकुलर एसेट में देखने को मिल सकते हैं. सॉरी, पर्टिकुलर एसेट में देखने को मिल सकते हैं. whereas अगर सेम हाई बीटा स्टॉक अगर हम कॉन्ट्रैक्शनरी फेज में होल्ड कर रहे हैं, जब मार्केट गिर रहा है उस वक्त अगर हम हाई बीटा स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में रख रहे हैं तो आवर पोर्टफोलियो माइट करेक्ट, might depreciate by larger amount than by the larger percentage than the market decline. तो अगर तो इसीलिए ये बीटा का वैल्यू क्या है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, या उसका मतलब क्या है, इंटरप्रिटेशन क्या है, तो ये समझ लो आप. बीटा ऑफ एन एसेट एंड ऑफ अ पोर्टफोलियो. एंड फाइनली CAPM इन इन्वेस्टमेंट एंड प्राइसिंग फॉर्मूला. तो इधर आप मुझे अगेन यही सजेशन रहेगा कि आपको लुएनबर्गर से पढ़ो ये वाला टॉपिक. थियोरी पार्ट है CAPM मॉडल इन इन्वेस्टमेंट एंड प्राइसिंग. कि इन्वेस्टमेंट यहाँ से भी पढ़ सकते हो, लेकिन मुझे लगता है वहां पे और अच्छी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी कि इन्वेस्टमेंट में कैसे वो हेल्प करता है CAPM मॉडल, और आपकी प्राइस आइडेंटिफाई करने के लिए भी कैसे. तो यहाँ से हमें CAPM से हमें क्या पता चल रहा है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न्स कितने मिलने चाहिए, मिनिमम रिटर्न्स कितने मिलने चाहिए. तो प्राइस हम देख सकते हैं कि वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, द करंट प्राइस ऑफ द एसेट इज राइट और रॉन्ग, तो वो देख सकते हैं. फिर इसके अलावा देयर आर some diagrams which are given in this particular module. तो वहाँ पे अगर कोई असेट कैपिटल मार्केट लाइन के ऊपर है या सिक्योरिटी मार्केट लाइन के ऊपर है तो उसको क्या बोला मतलब उसका वैल्यूएशन कैसे हम लोग ये करते हैं, परसीव करते हैं. तो when the asset is above the security market line, we say that the asset is undervalued because we were expecting less. Sir, if it's like over the line, we usually say it's overvalued, and if it's under the line, we say it's undervalued. No, the reverse is true. तो यही याद रखोगे कि अगर सिक्योरिटी मार्केट लाइन के ऊपर है तो उसका मतलब क्या है कि we were expecting low returns from it, but it is giving us higher returns because on the vertical axis we are measuring rate of return. On the vertical axis we are measuring rate of return. तो for the given level of risk, जो लाइन है वो बताती है कि we should get, okay, let me show it somewhere here, it must be here. ये देखो. सो अभी ये जो पॉइंट B है, ये B सपोज जो पॉइंट है वो ऊपर है ना लाइन के, तो ये B वाला जो एसेट है उसके लिए रिस्क कितना है, तो उसके लिए हमने एक वहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. तो वो हमें बता रहा है कि उसके एसोसिएटेड बीटा क्या है, बीटा की वैल्यू क्या है B वाले एसेट के लिए. तो इट इज समवेयर अराउंड 1.4 या 1.3 और 4 के बीच में रहे. लेट्स से 1.4 है, उस B की बीटा वैल्यू जो है वो 1.4 है. ओके, तो ये जो रिस्क हम लोग लेके यहाँ पे जी रहे हैं इस पर्टिकुलर एसेट के एसोसिएटेड, तो उसके लिए हमें कितना रिटर्न्स मिलना चाहिए. सिक्योरिटी मार्केट लाइन हमें क्या बताती है, वी शुड हैव गॉट अराउंड 10% रिटर्न्स. ये लाइन जो हमें क्या बता रही है
कि 1.4 बीटा वैल्यू के लिए हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न्स या रिक्वायर्ड रिटर्न कितने होने चाहिए थे? 10%। एक्चुअल में हमें कितना मिल रहा है? 12%। मतलब हमें ज्यादा मिल रहा है कंपेयर टू व्हाट रिस्क वी आर टॉलरेटिंग हियर, कंपेयर टू द risk that we are tolerating, the expected returns are much higher than the required returns. तो उस केस में ऐसे असेट्स को आप अंडर वैल्यूड असेट्स बोलोगे। तो जो सिक्योरिटी मार्केट लाइन के ऊपर है वो अंडर वैल्यूड, जो नीचे है वो ओवर वैल्यूड। तो एग्जैक्टली उल्टा है, हमारा जो परसेप्शन है उसका उल्टा है, बिकॉज वो बताता है कि उससे मिलने वाले रिटर्न्स कितने हो सकते हैं और कितने मिलने चाहिए थे हमें। तो लाइन के ऊपर है तो अंडर वैल्यूड, लाइन के नीचे है तो ओवर वैल्यूड। जस्ट रिमेम्बर दिस। ऑलराइट, तो ये है। देन और कुछ सीएपी में तो ये सब देख लो। और इसके अलावा वो सिस्टमैटिक रिस्क वर्सेस नॉन सिस्टमैटिक रिस्क, उसका भी डिफरेंस एक बार देख लेना कि एग्जैक्टली क्या है। सिस्टमैटिक रिस्क मतलब वो मार्केट रिलेटेड रिस्क बताता है कि वो हम लोग कभी भी एलिमिनेट नहीं कर सकते। दिस दैट विल ऑलवेज बी देयर, वॉट एवर यू डू विथ योर पोर्टफोलियो, दैट मार्केट रिस्क विल ऑलवेज बी देयर, बिकॉज देयर इज अ चांस दैट some adverse event might happen which is affecting all the sectors of the economy, yeah, or most of the sectors of the economy, and the entire economy might collapse in the process. तो वो जो रिस्क रहती है वो अलग अलग, मतलब आफ्टर couple of decades you find that kind of a risk, that kind of a you know downfall in the market. तो इसलिए वो सिस्टमेटिक रिस्क तो अवॉइड नहीं कर सकते हैं with diversification and all that to great extent, but जो ये है नॉन सिस्टमेटिक रिस्क है, जैसे कि असेट स्पेसिफिक रिस्क जिसको बोला जाता है, या इडियोसिंक्रेटिक रिस्क जिसको बोला जाता है, वो हम लोग डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तो मुझे अगर ऑटो ऑटो सेक्टर रिलेटेड रिस्क नहीं लेना है, मेरा पूरा पोर्टफोलियो ऑटो रिलेटेड रहेगा, ऑटो सेक्टर रिलेटेड रहेगा, तो आई एम फेसिंग रिस्क ऑफ entire auto sector collapsing and my entire portfolio is giving me negative returns. वो अगर मुझे अवॉइड करना है तो आई कैन डाइवर्सिफाई, आई कैन मे बी गेट इनटू एफएमसीजी सेक्टर आल्सो, या और कोई सेक्टर, लेट्स से फाइनेंस सेक्टर में आ रहा हूँ मैं, थोड़ा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, एंड सो ऑन। ऐसे अगर थोड़ा थोड़ा चंक में अलग अलग सेक्टर्स में डाल रहा हूँ, तो सेक्टर स्पेसिफिक या इंडस्ट्री स्पेसिफिक या कंपनी स्पेसिफिक जो रिस्क है वो हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। और इसके लिए हमें जो ऐसे एसेट्स देखने पड़ेंगे जो एक दूसरे से अनरिलेटेड है। अगर फिर अगेन रिलेटेड एसेट्स में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो देयर इज अ चांस दैट इफ समथिंग गोज रॉन्ग विथ वन कंपनी, माय एंटायर पोर्टफोलियो माइट सफर ह्यूज लॉसेस। तो इसलिए अनरिलेटेड एसेट्स जितना इनकॉर्पोरेट करोगे उतना ओवरऑल रिस्क जो है वो कम होगा। इसका ओवरऑल रिटर्न्स भी कम हो सकते हैं डाइवर्सिफिकेशन की वजह से, बट ओवरऑल रिस्क भी यहाँ पे कम होगा। रिटर्न्स के बारे में श्योरली नहीं बता सकते, डिपेंडिंग ऑन द expected values associated with those assets, we can talk about the returns, but risk तो definitely कम होगा if we are talking about unrelated inclusion of unrelated assets in the portfolio. तो ये है। then what else? So this was about module 2, not very big, very small. Just देख लो ये क्या है exactly. यहाँ पे सम्स तो नहीं पूछे जा सकते इधर एमसीक्यूज के लिए, लेकिन ये देख लेना ये फॉर्मूलाज कैसे वर्क करते हैं वगैरह वगैरह, ये जरा देख लो। थर्ड जो टॉपिक है वो ऑप्शंस और डेरिवेटिव्स के ऊपर है। तो यहाँ पे पहले तो डेरिवेटिव मतलब क्या, कि जो फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स है इसकी हम लोग बात कर रहे हैं, तो वो देख लो कि एग्जैक्टली डेरिवेटिव क्या है यहाँ पे फाइनेंस में। और यहाँ पे जो 4 टाइप के बेसिक डेरिवेटिव्स है वो क्या है, उनका कॉन्सेप्ट या उनके डेफिनेशन वगैरह देख लो। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शंस, स्वैप्स, इनका बेसिक आइडिया क्या है वो देख लो। देन नेक्स्ट क्या है, फॉरवर्ड्स और फ्यूचर्स के प्राइस में जो डिफरेंसेस रहते हैं वो क्या है, या रिलेशनशिप रहता है वो क्या है। देन स्टॉक इंडेक्स, उनका मैकेनिज्म क्या है वो भी देख लो। फॉरवर्ड और फ्यूचर में डिफरेंस क्या है, कि एक कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट रहता है, दूसरा स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं।
फिर एक होता है वो जिसमें कोई इंटरमीडियरी नहीं रहता है। फिर दूसरा जो है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, वहां पे स्टॉक एक्सचेंज इज द इंटरमीडियरी एंड सो ऑन। तो सेटलमेंट एवरी डे होता है फ्यूचर्स में, whereas फॉरवर्ड में वो एट द एंड ऑफ मैच्योरिटी ही होता है। तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो, फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो देख लो। फिर नेक्स्ट आता है स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स क्या है। जब आप कोई इंडेक्स या पर्टिकुलर स्टॉक में फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट परचेस करते हो तो उसको स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स बोला जाता है। तो उसका आइडिया समझ लो। देन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स क्या है, ऐसे असेट्स जो इंटरेस्ट पे करते हैं उसके उनमें अगर आप फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट से डील कर रहे हो तो उसको इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स बोला जाता है। देन फ्यूचर्स का पर्पस क्या है, तो इट इज यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। स्पेकुलेशन वगैरह के लिए, आर्बिट्राज के लिए वगैरह किया जा सकता है, बट मोस्टली वो हेजिंग के लिए यूज किया जा सकता है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। वो देख लो, फ्यूचर्स फॉर हेजिंग। देन ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट क्या है, स्वैप्स क्या है, उनके टाइप्स अलग अलग। तो कॉल ऑप्शन क्या है, पुट ऑप्शन क्या है, अमेरिकन स्टाइल ऑप्शन क्या है, यूरोपियन स्टाइल ऑप्शंस क्या है, ऑलराइट। लॉन्ग कॉल, लॉन्ग शॉर्ट, नहीं नहीं, लॉन्ग कॉल, लॉन्ग शॉर्ट कॉल, लॉन्ग पुट, शॉर्ट पुट, तो ये क्या है वो देख लो। देन ऑप्शन स्वैप्स के टाइप्स देख लो अलग अलग, जस्ट स्वैप्स का आइडिया और स्वैप्स के टाइप। करेंसी स्वैप्स क्या है या इंटरेस्ट रेट स्वैप्स क्या है वो देख लो। देन ऑप्शंस में वो जो स्ट्रेटेजीज है, चार स्ट्रेटेजीज स्पेसिफिकली बताई गई है। स्प्रेड्स हमने नहीं देखा है, बट स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, स्ट्रिप्स एंड स्ट्रैप्स ये क्या है वो देख लो। स्प्रेड मतलब जहाँ पे आई थिंक बटरफ्लाई स्प्रेड हमने एक देखा था, वहां पे एकदम शॉर्टली बटरफ्लाई स्प्रेड बोला था। बट स्प्रेड छोड़ दो, बाकी ये जो चार है, स्ट्रैडल, स्ट्रिप्स, स्ट्रैप्स एंड स्ट्रैंगल्स, ये चारों एक बार देख लो कब वो यूज किए जाते हैं। तो बी श्योर अबाउट इट, व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। बुलिश अबाउट द मार्केट डायरेक्शन, bullish about the volatility in the market, इन दोनों का मतलब क्या है। तो there are four possibilities. Bullish about market direction, bullish on the volatility, इसका मतलब है on both the aspects you are expecting that it will increase, मतलब share price will increase and या market will go up, ये आपका expectation है when you are bullish about the market direction. And secondly when you are bullish about the volatility, इसका मतलब है you are expecting हाई वोलेटिलिटी इन द मार्केट, मतलब दोनों साइड मार्केट जा सकता है, अप साइड भी जा सकता है, डाउन साइड भी जा सकता है। तो ये ऐसे एक्सपेक्टेशंस के केसेस में कैसे कौन सी स्ट्रेटजी यूज करनी चाहिए एंड सो ऑन, तो वो देख लो। स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, स्ट्रिप्स एंड स्ट्रैप्स। देन प्रिंसिपल ऑफ आर्बिट्राज क्या है, मतलब हाउ व्हाट इज द आइडिया ऑफ अर्निंग रिस्क फ्री प्रॉफिट when you are simultaneously transacting in multiple markets, then you call it arbitrage opportunity. When there are price differences, small price differences in multiple markets, you can take advantage of it and earn some arbitrage there. So ये arbitrage का concept क्या है। और finally participants, तो hedgers, speculators और arbitrators, तो ये कैसे work करते हैं derivative market में। ये this is all about module 3. रिलेटिवली स्पीकिंग मॉड्यूल 3 इज द बिगेस्ट वन, चारों में से चारों के कंपैरिजन में। फर्स्ट भी है थोड़ा सा बड़ा, बट सेकंड और फोर्थ मॉड्यूल आर वेरी वेरी स्मॉल। और ये भी देख लेना कि लॉन्ग, ये देखो, लॉन्ग कॉल, लॉन्ग पुट, शॉर्ट कॉल, शॉर्ट पुट, इनमें मैक्सिमम गेन क्या होता है, मैक्सिमम लॉस क्या होता है। तो ये देखो, ये लॉन्ग कॉल का ये है ना, लॉन्ग कॉल का पे ऑफ चार्ट है। तो यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट अनलिमिटेड है, लेकिन मैक्सिमम लॉस कितना है, ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करके द प्रीमियम पेड, मैक्सिमम अमाउंट विल बी द प्रीमियम पेड। ओके, सो ये समझ लो, मैक्सिमम लॉस, मैक्सिमम गेन। फिर यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे लॉस बहुत ज्यादा हो सकता है और लेकिन गेन जो है, सॉरी, गेन ज्यादा हो सकता है, लॉस भी यहाँ पे भी सेम है। मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, प्रीमियम पेड। यहाँ पे उल्टा है, मैक्सिमम गेन्स आर मैक्सिमम गेन्स आर लिमिटेड, मतलब प्रीमियम रिसीव्ड उतना ही मैक्सिमम गेन होगा, मैक्सिमम लॉस अनलिमिटेड हो सकता है। ऑलराइट, तो ये तीन चारों का देख लो कि गेन्स लॉसेस यहाँ पे क्या हो सकते हैं पॉसिबल, मैक्सिमम गेन्स एंड लॉसेस। ऑलराइट, तो ये था आपका मॉड्यूल 3। देन मॉड्यूल 4 में
मॉड्यूल 4 में ऐसा क्यों होगा? ओके, तो मॉड्यूल 4 में द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस वो क्या है और कैसे लोग मतलब कैसे बिजनेसेस पैसे को रेज करते हैं। तो ये पैटर्न्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग, डेट इंस्ट्रूमेंट्स, डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है वो कैसे मैटर करता है पैटर्न्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग में, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं। तो स्टॉक्स, डेट्स, प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स या कन्वर्टेबल शेयर्स जो होते हैं, तो ये इंस्ट्रूमेंट्स है जिनके थ्रू कंपनीज रेज फंड्स। फिर कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है। कैपिटल मतलब ये एक ही टॉपिक है, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो इफ यू आर हैविंग अ हाईली लेवरेज्ड पोजीशंस, मतलब आपका डेट ज्यादा है कंपेयर टू इक्विटी, तो यू नो आपका कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल शायद बढ़ सकता है, बिकॉज यू माइट हैव टू पे इंटरेस्ट रेगुलरली। तो ये समझ लो कि डेट टू इक्विटी रेशियो कैसे आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इन्फ्लुएंस करते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइट इंक्रीज, जैसे जैसे आप ज्यादा डेट लेते हो वैसे वैसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइट इंक्रीज। व्हाई? बिकॉज सी, when you are investing in a particular business, you invest because you expect to gain from such investments। और अगर आपको दिख रहा है कि कोई बिजनेस अगर रिस्की बन रहा है, तो यू विल बी डिमांडिंग मोर एंड मोर रिटर्न्स फ्रॉम सच बिजनेसेस, बराबर ना? क्योंकि अगर मुझे ये बिजनेस में कंटिन्यू करना है तो आई शुड गेट अ स्टेबल रिटर्न। अगर नहीं मिल रहा है, अगर मुझे एक्स्ट्रा रिस्क बियर करनी है, तो आई शुड ऑल्सो एक्सपेक्ट सम हायर रिटर्न्स फ्रॉम दिस बिजनेस, तभी मैं उसमें तभी ये हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और यही हमें सीएपीएम ने भी बताया ना, कि जैसे जैसे रिस्क बढ़ेगा वैसे वैसे एक्स्ट्रा रिस्क प्रीमियम आप एक्सपेक्ट करोगे वहां से, उस बिजनेस से। तो इसीलिए जैसे डेट बढ़ता है, जितना ज्यादा आप लोन, सपोज एक कोई बिजनेस है जो बहुत सारा लोन ले रहा है अपने बिजनेस एक्टिविटीज को फाइनेंस करने के लिए, तो इन सच केसेस द इक्विटी शेयर होल्डर्स विल इंक्रीज देयर एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेड अर्निंग्स या एक्सपेक्टेड रिटर्न्स फ्रॉम सच इन्वेस्टमेंट्स। तो इसीलिए जब डेट का कंपोनेंट बढ़ता है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज ऑल्सो गोइंग अप। मतलब इट बिकम्स डिफिकल्ट। जैसे कि सपोज अगर हम बात करें वोडाफोन आइडिया की, उनको बहुत डेट रिडन कंपनी है, उनको अगर इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा रेज करना है, तो उनको ज्यादा कॉस्ट इनकर करनी पड़ सकती है, बिकॉज नो बडी इज नाउ interested to infuse additional liquidity in the business, as it is becoming riskier to lend to such yeah, to invest in such organization। तो इसीलिए there is a interlinkage between the capital structure and cost of capital। तो जैसे जैसे वो हाईली लेवरेज बनेगा वैसे वैसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइट इंक्रीज। वेरेज अगर कोई बिजनेस डेट फ्री है और कोई कर्जा नहीं है, उनके पास ऑलरेडी रिजर्व्स वगैरह है, उनको अगर किसी फंड्स की जरूरत पड़ती है, इन केस अगर उन्होंने उनको एक्सटर्नल बोरिंग करनी है या इक्विटी से पैसा रेज करना है, तो उनके लिए कॉस्ट ऑफ बोरिंग विल नॉट बी वेरी हाई, बिकॉज दिस इज अ स्टेबल बिजनेस। इट ऑलरेडी हैव sufficient reserves at their disposal। So you know so everybody will be willing to lend to such organization which is having very very good financial condition। इसलिए कैपिटल स्ट्रक्चर और कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बीच में रिलेशनशिप रहता है। और वहां पे आपको ये WACC का जो कॉन्सेप्ट है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो कॉन्सेप्ट है, वो वहां पे समझना है कि क्या एग्जैक्टली है वो। ओके, देन कॉर्पोरेट डेट ये हमने देखे कि कंपनीज कैसे कैसे लोन्स के फॉर्म में वगैरह पैसे रेज कर सकते हैं, बॉन्ड्स वगैरह इशू करके डेट के थ्रू पैसा रेज कर सकते हैं। और डेट के रिलेटेड एडवांटेजेस भी है कि उसके ऊपर जो इंटरेस्ट वगैरह पे किया जाता है वो टैक्स एग्जेम्प्टेड, मतलब टैक्स उसके ऊपर नहीं लगता है। उतना अमाउंट आप टैक्सेबल इनकम से कम दिखा सकते हो, या आप ऐसा एक्सपेंस है कि जो टैक्स डिडक्टेबल है। इंटरेस्ट इनकम पेड टू द लेंडर्स हु हैव लेंट वाया डेट इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसे लोगों को जो इंटरेस्ट पे किया जाएगा वो एक्सपेंस ऑफ आपका टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करते हुए डिडक्ट कर सकते हो। तो वो एक एडवांटेज होता है कि आपको ओवरऑल जो कॉस्ट लगती है डेट के थ्रू पैसा रेज करने की, वो कम रहती है कंपेयर टू द एक्चुअल प्राइस विच यू आर पेइंग टू गेट द डेट। फिर फाइनली डिविडेंड पॉलिसी क्या है, टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी, उसमें उसमें ये वर्ड्स थोड़े से डिसीटफुल हो सकते हैं, जैसे कि स्टेबल, देयर इज समथिंग नोन एज स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी।
या कांस्टेंट डिविडेंड पॉलिसी या रेसिडुअल डिविडेंड पॉलिसी। तो इनका मतलब क्या है कि एग्जैक्टली क्या वो मतलब कितना डिविडेंड वो पे करते हैं। तो वो देख लेना कि स्टेबल में आपको एकदम फिक्स्ड ये मिलते हैं, फिक्स्ड डिविडेंड मिलता है। whereas जो कांस्टेंट डिविडेंड है यहाँ पे ये कांस्टेंट वर्ड का मतलब है कि आपको एक कांस्टेंट परसेंट डिविडेंड के फॉर्म में मिल सकता है। तो अगर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है तो आपको एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो मतलब डिविडेंड का अमाउंट भी आपका बढ़ रहा है व्हेन कंपनी इज फॉलोइंग कांस्टेंट डिविडेंड पॉलिसी। ओके, तो स्टेबल वर्सेस कांस्टेंट इनका डिफरेंस आप समझ लो। रेसिडुअल का आइडिया क्या है, रेसिडुअल डिविडेंड पॉलिसी वो भी समझ लेना। ओके, एंड फाइनली मॉडिग्लिनी मिलर theorem। तो ये क्या है कि they are talking about dividend irrelevance theory। So they are doing all the types of comparisons when it comes to dividend distribution versus not paying dividends and seeing some appreciation in the stock price। तो ये कंपैरिजन उन्होंने किया है मॉडिग्लिनी मिलर। तो वो देख लो कि इनके assumptions क्या है या लिमिटेशंस क्या है या एग्जैक्ट उनका आइडिया क्या है। वहां पे एक उन्होंने फॉर्मूला भी दिया है कि to calculate the expected price of the expected share price if the dividend is distributed or if it is not distributed। वो एक उन्होंने कैलकुलेशन करके उधर मतलब एक एग्जाम ये दिया है, फॉर्मूला दिया है। तो वो देख लो एक बार। ठीक है, सो दैट वाज अबाउट इट, दैट वाज अबाउट मॉड्यूल 4। अभी आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं स्पेसिफिक टॉपिक रिलेटेड। No, sir. No questions. ओके, ठीक है देन, अगर कोई डाउट नहीं है तो वी विल स्टॉप फॉर नाउ। आप मुझे बताओ नेक्स्ट वीक से अभी रेगुलर लेक्चर ऐसे नहीं होंगे बिकॉज सिलेबस अभी खत्म हो चुके हैं। तो आप मुझे बताओ कि कब आपको कोई डाउट सॉल्विंग सेशन चाहिए। आप ग्रुप में वगैरह पोस्ट कर सकते हो या क्लासरूम में पोस्ट कर सकते हो कि मे बी 2 ऑफ यू या 3 ऑफ यू या ऑल ऑफ यू रिक्वायर सम डाउट सॉल्विंग सेशन। तो उसके हिसाब से हम लोग फिर वो प्लान आउट कर सकते हैं। ओके, या आप मुझे बताओ अगर आप चाहते हो कि एवरी वीक ऑन अ पर्टिकुलर डे वी कैन मीट एट अ स्पेसिफिक टाइम, तो वैसा भी चलेगा कि सपोज एवरी वीक वी कैन मीट ट्वाइस अ वीक या थ्राइस अ वीक, ऐसा भी चलेगा मुझे। तो आप बताओ मुझे कैसे आपको अगर जरूरत है ऐसे कोई डाउट सॉल्विंग रिवीजन या वट एवर यू कॉल इट, ऐसे किसी लेक्चर्स की जरूरत है तो मुझे बताओ, अकॉर्डिंगली वी कैन प्रोसीड। Yes, sir. Sure. ओके, ठीक है। तो चलो फिर आज के लिए इतना ही। कुछ अगर डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हो हमें। No, sir. No questions. ओके, ठीक है देन, चलो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। सी यू, Thank you, sir. बाय।